हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए हमारा सेट नंबर 17 और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जितने भी आपके यूपीएससी लेवल के एग्जाम हैं, सीडीएस एनी एग्जाम, वो तो सारे के सारे लेक्चर देखेंगे। लेकिन जो बच्चे यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल उनके लिए कह रहा हूँ, वो पहले फर्स्ट लेके 10 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि 11 से लेके जो 20 क्वेश्चन है उसमें हिस्ट्री, आपका एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, ज्योग्राफी, इस तरीके के क्वेश्चन है, वो आपको ईपीएफओ में नहीं पूछे जाते। ठीक है, स्पेशली यूपीएससी ईपीएफओ वाले पहले 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। बाकी कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी स्टेट पीसीएस, बाकी सारी क्लास बच्चे सारे देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, 2 पेड कोर्सेज 10,000 एमसीक्यू कोर्स और जीएस कोर्स हमारा आता है स्टडी IQ ऐप के ऊपर। आप परचेज कर सकते हैं, दोनों बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में हैं, और अगर आपने परचेज कर रखे हैं अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहले जो 10 क्वेश्चन है मैंने सीडीएस एग्जाम से लिए हैं, तो यूपीएससी ईपीएफओ में भी आपको हेल्प करेंगे। ए सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सल्यूट पार्टिकल कितना है आपका 20 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है आपका 180, तो सोल्यूशन कितना बन गया आपका, दैट इज 200 ग्राम। तो क्वेश्चन है, इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, देखिए सोल्यूशन की टोटल कितना बन गया, 200 ग्राम बन गया, और सोल्यूट पार्टिकल कितना है आपका, जो है आपका सोल्यूट पार्टिकल जो है आपका कितना है, दैट इज 20। ठीक है, अब बात ये है कि मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ठीक है, सोल्यूट कितना है 20, मास टोटल मास कितना है 200, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100, दो ये गया, ये 10 आ गया, तो इसमें मतलब इसका मतलब 10% आपका राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कहता है, सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंसेस रेबिलियन हुआ था, इसके लिए क्या स्टेटमेंट आपका करेक्ट बैठता है। देखिए जी, सन्यासी रिवोल्ट की बात करूं 1763 के अंदर देखने को आपको मिला था, बंगाल के अंदर देखने को मिला था, जिसमें मॉडर्न बांग्लादेश भी था, बिहार भी था, उत्तर प्रदेश भी था। और इसके लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ जो का विषय जो था वो सन्यासी रिवोल्ट था, ये आपको पता है। ठीक है, और सन्यासी रिवोल्ट को हम कहते हैं फ़कीर रिवोल्ट भी इसको कहा जाता है, फ़कीर रिवोल्ट भी कहते हैं। वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, वो आपका इसी रिवोल्ट से प्रभावित होकर आनंद मठ से लिया गया है। क्लियर हो गया। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सन्यासी। सन्यासी मतलब क्या होता है कि जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है जीवित रहते हैं और अपना स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाते हैं, आगे चले जाते हैं। और फ़कीर क्या होते हैं, फ़कीर क्या होते हैं, फ़कीर होते हैं जो आपके खास करके रेबिलियन विद्रोह के साथ रिलेट करते हैं, और ख़ास करके सूफ़ी सिलसिला से ये बिलोंग करते हैं। सूफ़ी सिलसिला, सूफीज़म में भी स्कूल्स होते हैं, उससे बिलोंग करते हैं ये। और इस रीज़न का, इसका रिवोल्ट का क्या था, इस रिवोल्ट का रीज़न क्या था, एक्चुअली क्या था कि जो फ़कीर और सन्यासीज होते थे वो नॉर्थ बंगाल के अंदर जो है बहुत सारे श्राइन्स और पिलग्रिम साइट्स के ऊपर जाते थे। और यहाँ से क्या होता था कि यहाँ से मतलब कुछ ना कुछ साइजेबल अमाउंट में जो है ज़मींदारों से कुछ ना कुछ ले लेते थे। जब प्लासी का युद्ध हुआ था उससे पहले कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती थी, जब भी ये कुछ ना कुछ पैसे लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। जैसे ब्रिटिशर्स का, जैसे ही अंग्रेज़ों का रूल हुआ, किसके ऊपर, आपका बंगाल के ऊपर रूल हुआ, तो ऑब्वियसली बात है बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो जो किसान थे वहाँ पे एक्सप्लॉइट होने लगे, पेजेंट्स एक्सप्लॉइटेशन होने लगी। जिसके बाद आपका 1770 में 1717 में तो है आपका जो है फेमीन भी हो गया, सूखे भी पड़ गए वहाँ पे, जिसके कारण जो है ज़मींदारों ने कोई भी टैक्स पे नहीं किया, और एट द एंड जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, किसके ऊपर, सन्यासीज़ के ऊपर, फ़कीर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, और इस तरीके से जो है आपका रिवोल्ट आपका स्टार्ट हुआ। सन्यासी मूवमेंट जो है सन्यासी मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किसने करी थी, एक पर्सन थे बाभनी पाठक, और एक पर्सन थे देवी चौधरानी। ठीक है, ये इन्होंने जो है स्टार्ट किया था, और ये वेस्ट बंगाल में मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपका एक्सप्लेनेशन में आंसर देखते हैं कि क्या बनेगा।
गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग फेस द परसिस्टेंट सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंसेज इन बंगाल एंड बिहार। बिल्कुल, वॉरेन हास्टिंग जो है 1773 के अंदर जो है आपका गवर्नर जनरल वाइसराय बना था, और मैंने आपको सन्यासी और फकीर का बताया था, बंगाल और बिहार में था, तो इनको लगातार फेस करना पड़ रहा था। देयर वर ए नंबर ऑफ शवायत नाग सन्यासी हु फॉर्म्ड इनटू आर्म्ड बैंड्स। बिल्कुल, जितने भी सन्यासी थे वो लड़े थे प्रॉपर तरीके से। मजनू शाह हु लेड बैंड्स इनटू द who from Bengal from 1771 was their prominent leader। बिल्कुल, मजनू शाह भी इसके prominent लीडर थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। सभी के सभी जो हैं आपके स्टेटमेंट आपके सही हैं। 1 2 3 क्या बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा। मजनू शाह जो है मेन लीडर थे, जो जगह से जगह जो है कंटिन्यू कर रहे थे स्ट्रगल, मतलब इंस्पायर कर रहे थे लोगों को कि स्ट्रगल को कंटिन्यू रखिए। ये आपके मेन लीडर थे। बिल्कुल सही पॉइंट है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 1943 में यंग लीडर्स द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट करी गई थी, जिसे हम कहते थे प्रति सरकार, और वॉलंटियर कॉप सेवा दल और विलेज यूनिट तूफान दल। ठीक है, ये सेटअप किया गया था। तो ये सेटअप जो है ये कहाँ पे किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेवा दल, तूफान दल और प्रति सरकार, ये स्टार्ट किया गया था सतारा में। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। सतारा नाम से अगर आपको याद हो, सतारा वही जगह है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट करी गई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो पहली स्टेट जो कैप्चर करी थी डेट वॉज सतारा अंडर बाय द लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली स्टेट जो कैप्चर करी गई थी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, हड़प नीति के सिद्धांतों के कारण अकॉर्डिंग, वो सतारा ही थी। यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी 1943 में, प्रति सरकार, सेवा दल और तूफान दल। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Which one among the following motions can not be made while introducing an ordinary bill in the parliament? संसद में एक साधारण विधेयक पेश करते समय निम्नलिखित गतियों में से किसे नहीं बनाया जा सकता? किसे नहीं बनाया जा सकता, ये पॉइंट कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ऑर्डनरी बिल की बात चल रही है। बिल एक जो है प्रपोजल होता है, एक नॉर्मल प्रपोजल आपका रखा गया, तो उसमें क्या है कि कौन सी चीज़ नहीं बनती, कि कौन सा मोशन इस पर नहीं बनता। That the bill be taken into the consideration, मतलब ये बिल जो है आपका जो है कंसिडरेशन में रखा जाना चाहिए, ये पॉइंट आपका गलत है। द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन में हम जाते नहीं हैं। सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा, ये भी नहीं है। तो बिल कहाँ जाएगा? ज्वाइंट कमेटी के पास जाएगा और हाउस के अंदर विदाउट द कंकरेंस ऑफ अदर हाउसेज। बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एक्चुअली क्या होता है कि कौन सा नहीं बनाया जाता, ये कौन सा कैन नॉट बी मेड, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन कैन नॉट बी मेड। ठीक है, ये देखिए जी, क्वेश्चन बोल रहा है कैन नॉट बी मेड पूछ रहा है, मतलब एक सेकेंड रुकिए। ऑर्डिनरी बिल को अगर हम पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ को बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, कौन सी चीज़ को बनाया नहीं जा सकता। देखिए, ये आपका स्टेटमेंट जो है डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर बनेगा। ये नहीं किया जा सकता। ज्वाइंट कमेटी में तब जाएगा जब बिल आपका लैप्स हो जाता है, 6 महीने के बाद लैप्स हो जाता है, और ज्वाइंट दोनों हाउसेज नहीं मानते तो ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग होती है, ना कि ज्वाइंट कमेटी बैठती है। पहली बात तो कंसिडरेशन में बिल आपको कर ले सकते हो आप, पब्लिक ओपिनियन के लिए भी आप सर्कुलेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कमेटी के पास भी जा सकता है, बट ये नहीं है कि आपका जो है ये ज्वाइंट कमेटी के पास जाएगा। तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? डी ऑप्शन इज द रॉन्ग वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन, दैट द बिल बी रेफर टू द ज्वाइंट कमेटी ऑफ द हाउस विदाउट द कंकरेंस ऑफ अदर हाउसेज। नहीं, दोनों हाउसेज से पता करके ज्वाइंट कमेटी में, ज्वाइंट सीटिंग में जाएगा। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डी के कार्व ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डी के कार्व जो हैं आपके पश्चिम भारत के, तो ये किसके साथ इन्वॉल्व हैं? इन्होंने जो किया था, इन्होंने आपका 1858 से लेके 1862 तक जो है वेलफेयर किया था, किस चीज़ का? विमेन का, और उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने की यहाँ पे इन्होंने बात करी थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? विमेन एजुकेशन इज द राइट आंसर। विमेन एजुकेशन, विमेन्स के लिए एक आपका सत्यशोधक समाज भी था। सत्यशोधक समाज, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी थी। वैसे तो विमेंस के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी ने किया था विमेन एजुकेशन के लिए। ठीक है, लोअर कास्ट सोसाइटी को अप करने के लिए। विमेन सेक्शन को इनकी वाइफ सावित्री बाई फूले
सावित्रीबाई फुले जी ने भी बहुत सारा काम किया, और सावित्रीबाई फुले जी के नाम पे कॉलेज, एजुकेशन बहुत सारे आपके महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलते हैं। और ज्योतिबा फुले जी ने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, ये भी आपको पता होना चाहिए, गुलामगिरी, ठीक है। एक है यहाँ पे सती प्रथा। सती प्रथा बैन कब करी गई थी? 1829 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। और इसको ख़त्म करवाने में सबसे बड़ा हाथ, मतलब इंडिया से किसका हाथ था? राजा राम मोहन राय जी का। राजा राम मोहन राय जी का सबसे बड़ा हाथ था इसमें। राजा राम मोहन राय जी जो हैं 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज जो है स्थापित किया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। महिला शिक्षा के ऊपर इन्होंने काम किया था। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है किसी भी स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर आपको इंटरनेशनल एग्रीमेंट में कुछ करना हो। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? अंडर आर्टिकल 253 के अंदर ये लिखा गया है कि 253 के अंदर लिखा गया है कि हाँ, अगर आपने इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए कुछ करना है तो आप अंडर आर्टिकल 253 कुछ भी कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, अगर आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करवाने हैं। 249 में हम क्या लिखते हैं? 249 में लिखते हैं कि पार्लियामेंट जो होती है वो लेजिस्लेट करती है, कानून बनाती है। कहाँ पे? स्टेट लिस्ट में कानून बनाती है अगर कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट जो है आपका उसमें छुपा पड़ा हो। डैट मीन्स नेशनल इंटरेस्ट के लिए पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट कानून बनाती है किसके ऊपर? स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है आपका कानून बनता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अंडर आर्टिकल 249 में 250 क्या कहता है? 250 कहता है कि पार्लियामेंट जो होती है वो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर आपके देश के अंदर जो है इमरजेंसी लगी हो। इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के अंदर, तो 250 में वो लिखा गया है। 252 में क्या कहता है? पावर है पार्लियामेंट की दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के साथ मिलके कॉन्सेंट करके लेजिस्लेट करने की, कानून बनाने के लिए, और अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। मतलब वो जो आपका अडॉप्शन है वो कोई भी स्टेट जो है उसको अपना सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है, दो या दो स्टेट मिलके कॉन्सेंट से कानून बनाती है, दोनों मिलके कानून बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 253 इज द राइट आंसर। 253 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है आपका इलेक्शन कमीशन का प्रावधान कहां पे दिया गया है? इलेक्शन कमीशन जो है आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट बॉडी है, आज़ाद बॉडी है, किसी के ऊपर अधीन नहीं है। 6 ईयर इनका टेन्योर है, 6 ईयर टेन्योर है, और उसके बाद 65 ईयर्स इसकी रिटायरमेंट एज है, 65 ईयर्स। इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 से 329 तक इसके आर्टिकल लिखे गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है तो ये 324 में लिखा गया है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 326 की अगर मैं बात करूं तो ये राइट टू वोट है। राइट टू वोट जो है आपका लीगल राइट है, और मैंने आपको बताया था राइट टू वोट में क्या होता है, 18 और 18 प्लस वाले लोग वोट कर सकते हैं। पहले हमारी वोटिंग एज थी 21 से हमने 18 करी, और ये अमेंडमेंट थी 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो इंप्लीमेंट हुई थी 89 के अंदर। और इस टाइम पे आपके जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ये देखने को आपको मिला था, वोटिंग एज चेंज करी गई थी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। 320 क्या कहता है? 220 क्या कहता है? 220 क्या कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसके फंक्शन क्या हैं, वो आपका 320 में लिखा गया है। 322 में लिखा गया है कि जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एक्सपेंस होते हैं उनके बारे में, आपका एक्सपेंसेस के बारे में 322 के अंदर लिखा गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 324 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 324। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2 इलेक्शन करवाता है, एक पंचायत का और एक म्यूनसिपैलिटी का। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं ये आपका प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन करवाते हैं जिसे आप विधानसभा कहते हैं, और लोकसभा का इलेक्शन करवाते हैं, राज्यसभा का भी इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन करवाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट बॉडी है, और हमारे देश में इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन कौन सी हैं? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148, और आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया आपका जो है इंडिपेंडेंट बॉडी। और कौन सा इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारे यहाँ पे? इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो जाता है, और आपका और कौन सा इंडिपेंडेंट बॉडी है? इलेक्शन कमीशन, कैग हो गया,
एक होती है आपकी यूपीएससी इलेक्शन, ये भी आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी है, और आपका मीडिया तो इंडिपेंडेंट है ही है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कहां पे बात करी थी? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहां पे करी थी? इन्होंने बात करी थी केशवनंदा भारती केस के अंदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 के अंदर, और इन्होंने इसमें बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी पार्लियामेंट जो है अमेंड नहीं कर सकती, कभी भी आप हटा नहीं सकते, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो टाइम टू टाइम आपका बताएगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगी। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, किसी कहीं पे लिखा नहीं गया, बट टाइम टू टाइम जो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करी है, सेकुलर गवर्नमेंट के बारे में बात करी है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करी है, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में इन्होंने बात करी है यहाँ पे। क्लियर? गोलकनाथ केस हुआ था, आपका 1960 गोलकनाथ केस हुआ था आपका 1967 में, ठीक है, पंजाब के अंदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या बोला गया था? पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो पार्ट 3 को अमेंड कर सके। पार्ट 3 किसके बारे में है? आपका फंडामेंटल राइट के बारे में, इसको अमेंड कर सके, इसकी कोई भी पावर नहीं है। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान के जो है आपका केस हुआ था, ये पहली बात तो आपका 1965 में देखने को आपको मिला था, स्टेट ऑफ राजस्थान वाला पार्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास, इसमें बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास जो है पावर होती है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकती है। शंकर प्रसाद केस हुआ था 1953 के अंदर, 1951 के अंदर। इसमें बोला गया था अंडर आर्टिकल 368 के अंदर जो है पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को जो है अमेंड कर सकती है। ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और कुछ केसेस और भी हैं वो मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा और उसको पढ़ लेना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एक आपको और बड़ा इंपॉर्टेंट केस बताता हूं, एसआर बोमाई केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसआर बोमाई केस जो है 1994 में देखने को मिला था, और इसमें बोला था कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वर्ड यूज किया गया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कौन सा जो है चीज रिस्पॉन्सिबल है आपकी कंपोजिशन ऑफ पंचायत के लिए? पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकृत है? मैंने आपको बताया था पंचायत का कौन पार्ट करेगा? दैट इज लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही है जो इसको संभालेगी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। गवर्नर के ऊपर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक गवर्नर जो होता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का कॉमन गवर्नर हो सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये बोला गया था। सेम विद द 7th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के ऊपर भी बोला था कि एक हाई कोर्ट जो है 2 से ज्यादा स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है आपका 79 नंबर आर्टिकल में देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 52 में इसके बारे में लिखा गया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। पंचायत की बात करी है, पंचायत से आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 243A से लेके O तक जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी गई है, और आपका आर्टिकल 40 जो है जहां पे लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो स्टेट करवाएगी। 73rd अमेंडमेंट हुई है 1992 में जो इंप्लीमेंट करेगी 1993 में, और 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। पहली पंचायत जो स्टार्ट हुई थी नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, और पूरी इंडिया में पूरी स्टेट में कहाँ पे लगी थी? आंध्र प्रदेश में 1959 के अंदर ये लगी थी। और पंचायत का जो शेड्यूल है वो है 11वां शेड्यूल है, और आपका जो पार्ट है वो 9th पार्ट आपको देखने को मिलता है पंचायत के बारे में। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है? आपकी प्रोविजंस दे रखी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की कौन से पार्ट में? ये अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन से पार्ट में देखी है? पार्ट 9 में दे रखी है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। पार्ट 6 क्या? पार्ट 6 के इसके बारे में बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट के बारे में, जो अपना मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमने बोरो किया है कहाँ से? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, आर्टिकल नंबर 51A के अंदर लिखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटी हमने बोरो करी है यूएसएसआर से बोरो करी है, और फंडामेंटल राइट यूएसए से। पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसके अंदर देखने को आपको मिलते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन। पार्ट 9 के अंदर जो है लिखा गया है ये सारा पार्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक फसलों को हम उगाते हैं। अच्छा, इससे पहले जो 10 क्वेश्चन जो हो गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ईपीएफओ वाले बच्चे पढ़ेंगे, और बाकी के क्वेश्चन जो है सारे आपके एग्जाम वाले पढ़ेंगे। अब से सारे पढ़ेंगे। 2 या 2 से क्रॉप ज्यादा उगाई जाए सेम फील्ड के अंदर एक डेफिनेट पैटर्न में, तो उसको हम क्या कहते हैं?
उसको हम बोला जाता है मिक्स्ड फार्मिंग, उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोला जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग वर्ड यूज किया जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अगर मैं बात करता हूं यहां पे मिक्स्ड फार्मिंग की, देखिए क्रॉपिंग का वर्ड है दो से ज़्यादा क्रॉप्स, मिक्स्ड फार्मिंग मिश्रित खेती की बात करूं तो यहां पे क्रॉप्स की बात भी आती है, क्रॉप्स की बात भी आती है, प्लस यहां पे आपके लाइफ स्टॉक की बात भी आती है, जहां पे एनिमल्स वगैरह की बात भी देखने को मिलती है। क्लियर, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, दैट इज मिश्रित फार्मिंग, मिश्रित फसल, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा स्टेट्समैन जिन्होंने ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करी थी 1802 के अंदर, वो कौन पर्सन थे? देखिए ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है इसको पहले अब क्या कहते हैं, वसाई कहा जाता है, और ये 31 दिसंबर 1802 के अंदर देखने को मिली थी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के अंदर जो है ये साइन देखने को मिला था पूना के अंदर, जो आपके पूना के अंदर आपके पेशवा थे आफ्टर द बैटल ऑफ पूना। और ये ट्रीटी थी आपकी मराठा एम्पायर की जो है डिसीजिव थी, क्योंकि इसके बाद जो है डेजोल्यूशन देखने को आपको मिला था, और कंपनी ने जो है सारा पार्ट इसमें संभाल लिया था पूरा का पूरा। इसके बाद जो है मराठा सरकार जो है खत्म होती चली गई। क्लियर, और इसके बाद जो है आपकी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी देखने को आपको मिली, उसमें भी ये हारे, ठीक है, और इसके बाद मराठा सरकार जो है खत्म होती गई। मराठा से मेरे दिमाग में एक चीज़ याद आती है, मराठा सरकार जो है आपकी अष्टप्रधान सरकार थी। यहाँ पे अष्टप्रधान, अष्टप्रधान का मतलब क्या होता है, जिसमें 8 मंत्री होते थे और उसमें मंत्री मेन था पेशवा, पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे 2 तरीके के टैक्स लगते थे आपके अष्टप्रधान सरकार में, एक था चौथ। चौथ क्या होता था, जितना आपने प्रोड्यूस किया है उसका 1/4 हिस्सा आप हमें प्रोवाइड करेंगे लैंड का प्रोड्यूस का। और एक होता था सरदेशमुखी, सरदेशमुखी। और सरदेशमुखी क्या होता था, सरदेशमुखी था जिसमें आपका 10% एडिशनल जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो मुंबई के वासी होते थे महाराष्ट्र के, उनको 10% टैक्स देना पड़ेगा एडिशनल। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बाजीराव द्वितीय इज द करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए, अमरा नायका सिस्टम, अमरा नायक प्रणाली जो है एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन है आपके इंपीरियल रूलर्स की। तो ये किसकी प्रणाली है, ये क्या है? दिस इज अ पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये पॉलिटिकल इनोवेशन थी किसकी, विजयनगर एम्पायर की थी। और इसमें एक्चुअली क्या था, ये आपका जो इक्ता सिस्टम था ना, इक्ता सिस्टम, जिसमें जो किसने स्टार्ट करवाया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था, जिसे आप स्लेव ऑफ द स्लेव कहते हैं, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया कहते हैं। इन्होंने इक्ता सिस्टम स्टार्ट करवाया था। इक्ता सिस्टम का मतलब था कि आपको सैलरी की जगह के ऊपर लैंड गिफ्ट करी जाएंगी। तो ये अमरा नायका सिस्टम भी यही है कि अब यहाँ पे लैंड गिफ्ट करी जाती थी। और इक्ता सिस्टम को खत्म करवाने वाला पर्सन कौन था, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी आपका मेन पर्सन था जिसने खत्म किया था। विजयनगर एम्पायर स्टार्ट किया था हरिहर एंड बुक्का ने, और ये आपकी जो विजयनगर कैपिटल थी, और आजकल उसको हम्पी कहते हैं। अब तो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है हमारा, 31st डिस्ट्रिक्ट बना था कर्नाटक के अंदर विजयनगर, और ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे के ऊपर जो है आपका शहर है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हरिहर बुक्का भी थे, एक आपके राजा थे इसमें कृष्णदेवराया, कृष्णदेवराया, ठीक है, कृष्णदेवराया। और इनकी जो एक पुस्तक थी, द पुस्तक नेम इज द, इनकी एक पुस्तक थी कृष्णदेवराया जी की, कृष्णदेवराया जी ने एक पुस्तक लिखी थी, दैट इज अ पॉलिटिकल वर्क, एक्चुअली पॉलिटिकल वर्क था उनका, ठीक है, पॉलिटिकल वर्क था। और प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो है आपकी सारी पॉलिटिकल जो चीज़ें होती थी वो सब कुछ लिखा हुआ था। और ये तेलुगु के अंदर एक पुस्तक थी, और कृष्णदेवराया जी ने ये पुस्तक लिखी थी। और ये पुस्तक का नाम है आपका, पुस्तक का नाम है आपका, एक सेकंड रुकिए, कृष्णदेवराया जी ने पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक का जो नाम है, इस पुस्तक का जो नाम है दैट इज अमुक्ता माल्यादा, अमुक्ता माल्यादा, अमुक्ता माल्यादा इज द नेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमुक्ता माल्यादा, जो कृष्णदेवराय जी ने लिखी थी। चोल वंश के साथ संबंधित है आपके, दैट इज राजेंद्र चोल, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है आपका श्रीलंका के ऊपर रूल किया था। चोला वंश वही हैं जिनके पास नेवी बहुत अच्छी थी। गुप्ता टाइम को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, क्योंकि इनके टाइम पे सिक्के भी बहुत सारे इशू हुए हैं, बिल्डिंगें वगैरह सब कुछ इन्होंने बहुत सारा बनवाया है। चालुक्य वंश से नाम मेरे को याद आता है पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय वो पर्सन है जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हरा के एक इनके दरबार में एक पर्सन था जिसका नाम था रविकृति। रविकृति ने एक इंस्क्रिप्शन लिखी थी जिसका नाम था अहियोल इंस्क्रिप्शन, अहियोल इंस्क्रिप्शन लिखा था। क्लियर। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और पुलकेशिन द्वितीय को हराया किसने था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? नरसिम्हा वर्मन ने।
नरसिम्हा वर्मन जो है आपका नरसिम्हा वर्मन जो है पल्लव वंश का राजा है, और नरसिम्हा वर्मन ने एक टाइटल लिया था वातापी कोंडा, क्योंकि चालुक्य की कैपिटल थी वातापी बादामी, और वातापी कोंडा का मतलब नरसिम्हा वर्मन ने जो लिया था दैट इज कि उनको हराने वाला, वातापी को जीतने वाला और पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला पॉइंट देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किरण नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन द रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू द नर्चरिंग इज ए इनिशिएटिव प्रोग्राम टू फॉर द वुमेन साइंटिस्ट हु हैड, मतलब इनका एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड किरण। एक्चुअली ये किरण प्रोग्राम के अंदर क्या है कि जो लड़कियों ने फैमिली रीजन के कारण जो है, अपनी शादी के कारण, किसी भी चीज़ के कारण जो है अपना किसी भी चीज़ के कारण जो है अपना घर छोड़ा, अपना काम छोड़ा, ब्रेक ले लिया, तो उसके लिए किरण जो है आपका एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। सो ये ब्रेक जो जिन्होंने फैमिली रीजंस के कारण जो है आपका ब्रेक लिया काम में, उनके लिए स्टेटमेंट ये जो है स्टार्ट किया गया है। विमेन सेक्शन को जो है साइंस की फील्ड में लेके आना, और ये स्टार्ट किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये जो है स्टार्ट किया है। और जो है ये रिसर्च प्रोग्राम है एक्चुअली रिसर्च एडवांसमेंट के लिए, और इससे क्या होगा कि जेंडर पैरिटी आएगी आपकी साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट के अंदर। फेलोशिप यहाँ पे दी जाएगी आपकी 25,000 रुपये से 50,000 रुपये 55,000 रुपये तक की जो है फेलोशिप दी जाएगी। 27 से 57 साल के जो आपकी लेडीज होंगी उनको सपोर्ट करेगी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ये है जी आपकी किरण स्कीम विमेन साइंटिस्ट के लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इंडियन टेरिटोरियल लिमिट जो एक्सटेंड होता है सी तक कौन सा है आपका? इंडियन टेरिटोरियल जो लिमिट है, क्षेत्रीय सीमा जो है वो कहाँ तक है? ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। 12 नॉटिकल माइल्स जो है अगर आपको किलोमीटर में पूछ लिया तो 22.2 किलोमीटर का पार्ट बनेगा, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल जो होती है वो किसके बराबर होती है? 1.852 किलोमीटर के बराबर देखने को मिलती है, और इसको जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 22.2 आ जाएगा। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और टेरिटोरियल लिमिट जो होती है ये आपकी यूएन क्लॉज यानी कि आपके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के द्वारा 1982 द्वारा जो है ये आपका दर्शाई जाती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। ये है आपकी टेरिटोरियल लिमिट 12 नॉटिकल माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है आपका जो होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक देखने को आपको मिलता है। और मैं आपको बता दूं एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं? एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। इनमें से कोल्ड ओशन करंट कौन सा होता है? कोल्ड ओशन करंट, तो इसमें से ब्राजीलियन करंट जो है वार्म है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, और कैलिफोर्निया करंट आपका कोल्ड है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, तब आपको याद हो जाएंगे। कैलिफोर्निया करंट इज द कोल्ड करंट। जहाँ पे भी आपका हॉट करंट और वार्म करंट प्लस कोल्ड करंट जहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे बनते हैं आपके फिशिंग ग्राउंड्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। और ऐसा ही आपको मैं बता दूं टाइटैनिक, अच्छा जब होल्ड हो गर्म और ठंडा पानी मिलता है तो फॉग भी क्रिएशन होती है, फॉग, ठीक है, फॉग भी बनती है और फिशिंग ग्राउंड भी बनते हैं। और ऐसा ही चीज़ आपका देखने को मिला था, टाइटैनिक ट्रेजेडी हुई थी, सबको पता है। टाइटैनिक ट्रेजेडी के अंदर जो है लेब्राडोर करंट जो आपका कोल्ड करंट था और आपका गल्फ स्ट्रीम जो आपका वार्म करंट था, ये मिले थे, जिसके कारण जो है आपकी वहाँ पे फॉग बनी और एट द एंड जो है प्रॉपर तरीके से टाइटैनिक ट्रेजेडी देखने को मिली, क्योंकि इनको आइसबर्ग नहीं दिखा था और टकरा के और जो है पानी अंदर चला गया था आपके शिप के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ये है जी आपका गल्फ स्ट्रीम ग्रीन जो है ये हॉट वाटर है, और अलास्का करंट हॉट वाटर है, ब्राज़ील है, मोज़ेम्बिक है, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है, और कुरुशियो करंट है। तो दीज आर द वार्म करंट। ये है एगुलास करंट, ये भी वार्म करंट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की कोर्ट में एक पर्सन थे जिन्होंने डेट इज कॉल्ड भास्कराचार्यास की पुस्तक लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। वो पर्सन का नाम क्या है? ये पर्सन है अबुल फजल। इन्होंने भास्कराचार्य लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अबुल फजल नहीं बनेगा, इसका आंसर बनेगा फैजी। फैजी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। फैजी ने ये किया था, और फैजी भी जो है अकबर के दरबार में नवरत्न में आता था, ठीक है। फैजी ने बहुत सारी कलेक्शन लिखी थी पोएम्स की, जिसे हम कहते थे तबासीर अल सुबह,
तबासीर अल सुबह जो है ये कलेक्शन है पोइम्स की, ठीक है, और ये पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, भास्कराचार्य लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में फाइजी ने कन्वर्ट किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपका अबुल फजल है, इन्होंने अकबर की आईने अकबरी यानी कि अकबर के ऊपर पुस्तकें लिखी थी, और एक लिखा था अकबरनामा, अकबरनामा, ये भी आपको याद रखना है, ये भी नवरत्न में था, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है। अबुल फजल ने तो इबादत खाना भी जो है ज्वाइन किया था, दीन इलाही वगैरह धर्म भी इन्होंने ज्वाइन किए थे। और आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। फतुल्ला शिराजी जो है, इन्होंने गज़ ए इलाही सिस्टम स्टार्ट किया था, गज़ ए इलाही इन्वेंट किया था, और ये बहुत बड़े जो है स्कॉलर थे, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, इंजीनियर, ये सब कुछ बहुत सारे लोग थे ये, ठीक है, मतलब बहुत सारी इनके पास कैपेसिटी थी चीज़ें करने की। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अगला देखिए जी, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है हमारी क्रॉस कहाँ से करती है, 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट से करती है, ये सबको पता है। और आपको पता है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से जो है हमारी क्रॉस करती है, ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, और मेरिडियन होती है ये, ठीक है, ये वाली, ये देखिए जी मेरिडियन है आपकी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी बाकी डिफरेंट स्टेट्स जो है यहाँ पे आपकी कट करती है, यूपी हो गया और एमपी हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड के बाद उड़ीसा हो गया, देन आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट्स को ये तोड़ती है आपकी IST। और ग्रीनविच मीन टाइम जो आपका GMT होता है वो 0 डिग्री वाला, और वो कहाँ से करते हैं, लंदन से। और हम कितनी दूर हैं यहाँ से, 82.5 डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, मतलब हम 330 मिनट दूर हैं, और 330 का मतलब कितना हो गया, 5 घंटे 30 मिनट हम दूर हैं, किससे, लंदन से। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, और इनको करेक्ट करना है कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड क्या कहते हैं। साइक्लोन्स कहाँ पे बोला जाता है, साइक्लोन्स बोला जाता है आपका कहाँ पे, इंडियन ओशंस के अंदर, ये बनेगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। और आपका हरिकेन्स कहाँ पे बोला जाता है, अटलांटिक ओशन में बोला जाता है। और टाइफून कहाँ पे बोला जाता है आपका, साउथ चाइना सी के अंदर। और विले कहाँ पे बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 3 4 2 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। साइक्लोन क्या होते हैं आपके, इस तरीके से साइक्लोन चलते हैं, सेंटर में आपका लो प्रेशर होता है और बाहर आपका हाई प्रेशर होता है। और साइक्लोन जो होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, साइक्लोन जो होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्लॉकवाइज चलते हैं, और उल्टा एंटी साइक्लोन जो है नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी साइक्लोन जो है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आपके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बन गए आपके राइट आंसर। तो टाइफून जो है आपका कहाँ पे बोला जाता है, चाइना में, साउथ चाइना सी में, और पैसिफिक ओशन में भी बोलते हैं। क्लियर। हरिकेन जो है आपका जो वेस्ट इंडीज़, कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन में बोला जाता है। विले आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया में, और ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन में बोला जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए जी, इनमें से रिवर्स डिस्चार्ज करती हैं पानी सभी डायरेक्शन की तरफ जो है आपका पानी डिस्चार्ज करती हैं डिप्रेशन की तरफ। उस पैटर्न को हम किस नाम से जानते हैं, उस पैटर्न को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि बिल्कुल सेंटर में हुआ और यहाँ से सारा का सारा पानी जो है आपका ऐसे चला गया, तो डेट इज कॉल्ड आपका सेंट्रीपिटल। क्लियर हो गया आप लोगों को, सेंट्रीपिटल इसे बोला जाता है। डेंड्रिटिक किसे बोलते हैं, डेंड्रिटिक का मतलब क्या होता है, स्लोप जो आपकी ट्रेन होती है, टेरेन जो होती है, स्लोप होती है इस तरीके से, ऐसे स्लोप्स के अकॉर्डिंग रास्ता जो है कवर करता है, डेट इज कॉल्ड डेंड्रिटिक। ये स्लोप का रास्ता पकड़ता है, ये ध्यान रखना, स्लोप का। और ऐसे लगेगा कि ये जैसे ब्रांच होती है ना ट्री की, ब्रांच ऑफ ट्री, ऐसे रिजेंबल करेगा कौन, डेंड्रिटिक पैटर्न। क्लियर। रेडियल पैटर्न क्या होता है, जैसे आपका डिफरेंट डायरेक्शन में सेंट्रल पीक से एक डोम बन गई, यहाँ पे ऐसे डोम बन जाती है, ऐसे मोटी डोम बन गई ऐसे, ठीक है, मोटी डोम बन गई, और यहाँ से आपकी जो है रेडियल आपकी पैटर्न जो है स्टार्ट होता है, ऐसे पानी निकलता चला जाता है, डेट इज कॉल्ड आपका रेडियल पैटर्न उसको कहते हैं। ये डोम बन गया सेंटर से, और यहाँ से आपकी ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल रही है। लेकिन ध्यान रखना, अगर सभी डायरेक्शन में आपकी इनटू ए लेक और डिप्रेशन में जाती है तो आपका सेंट्रीपिटल होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं कि एक डोम से जाती है अलग अलग डायरेक्शन में तो रेडियल होगा, याद रखना है आपको। और उसके बाद है ट्रिलीज क्या होता है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी बनी आपकी, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी बनी और रिवर की, और फ्लो करी, पैरेलली फ्लो करी, एक दूसरे के पैरेलली फ्लो करी, और एक दूसरे के पैरेलली फ्लो करते हैं और राइट एंगल पर बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, और उसको हम कहते हैं ट्रिलीज वर्ड यूज किया जाता है। और सेंट्रीपिटल मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे लेक और डिप्रेशन में जाएगा डेट इज कॉल्ड आपका सेंट्रीपिटल उसको कहते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर, तो ये आपको याद रख लेने हैं। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, और आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।